हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। मैं जितेंद्र कुमार आप ही के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल डैफोडिल कोचिंग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे प्रधानमंत्री के बारे में। अब तक जो प्रधानमंत्री हैं उनके बारे में हम पढ़ रहे थे और उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम बात करेंगे आज नेक्स्ट जो प्रधानमंत्री बने थे पीवी नरसिम्हा राव की। हमारा टॉपिक क्या था? अब तक के प्रधानमंत्री। और हमने चंद्रशेखर की बात कर ली थी। आज हम बात करेंगे पीवी नरसिम्हा राव की। और पीवी नरसिम्हा राव जिनका कार्यकाल रहता है सन 1991 से 1996 तक। दोस्तों, पीवी नरसिम्हा राव इन्होंने भी गठबंधन की सरकार बनाई थी, एक मिली जुली सरकार बनाई थी और ये पहले प्रधानमंत्री है जिन्होंने मिली जुली सरकार का कार्यकाल पूरा किया था। क्योंकि इससे पहले चंद्रशेखर, उससे पहले वीपी सिंह, मोरारजी देसाई, चरण सिंह जो प्रधानमंत्री बने थे वो गठबंधन की सरकारें बनी थी, लेकिन वो अपना कार्यकाल 5 वर्ष का पूरा नहीं कर सके थे। ये वीपी सिंह पहले प्रधानमंत्री बने थे, पीवी नरसिम्हा राव पहले प्रधानमंत्री बने थे जो मिली जुली सरकार होने के बावजूद अपना कार्यकाल 5 वर्ष का पूरा करते हैं। यानी 1991 से 96 तक ये देश के प्रधानमंत्री रहते हैं। तो पहली बात आती है कि मिली जुली सरकार का कार्यकाल पूरा करने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव थे। इसके बाद हम बात करें दोस्तों, तो इन्होंने एक नीति लागू की थी, एक मॉडल लागू किया था जिसका नाम था राव मनमोहन मॉडल। क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं कि पीवी नरसिम्हा राव जिस वक्त देश के प्रधानमंत्री थे उस समय देश के वित्त मंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, और प्रधानमंत्री राव यानी पीवी नरसिम्हा राव थे। इन दोनों ने मिलकर के ये एक मॉडल लागू किया था, राव मनमोहन मॉडल की शुरुआत की थी। क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं कि 1991 के अंदर देश की आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है, एक प्रकार से देश की आर्थिक स्थिति दयनीय हो जाती है। तो भारत की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए पीवी नरसिम्हा राव ने ये मॉडल शुरू किया था, राव मनमोहन मॉडल। इसी मॉडल को एलपीजी मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। एलपीजी मॉडल, एलपीजी मॉडल का मतलब क्या हो गया? लिबरलाइजेशन यानी उदारीकरण, पी का अर्थ हो गया प्राइवेटाइजेशन यानी निजीकरण, और जी का अर्थ हो गया ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण। तो इसको उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण मॉडल भी कहा जाता है। इसी को उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण मॉडल कहते हैं। अंग्रेजी में इसको शॉर्ट में एलपीजी मॉडल कह देते हैं और इसका नाम राव मनमोहन मॉडल भी है,
जिसकी शुरुआत पीवी नरसिम्हा राव के द्वारा की जाती है देश की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए। यहाँ उदारीकरण से क्या मतलब है? उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण मॉडल, या उदारीकरण से क्या मतलब हुआ? उदारीकरण से मतलब ये हुआ कि उद्योगों, जो उद्योग स्थापित करना चाहते हैं, उन उद्योगों को जो लाइसेंस मिलता है वो आसानी से उन्हें उपलब्ध करवाया जाए। यानी अब तक जो उद्योग स्थापित करने के लिए लाइसेंस चाहिए वो बड़ी मुश्किल से लिया जाता था। तो यहाँ पर इस मॉडल के तहत क्या किया गया, उद्योगों को आसानी से लाइसेंस मिले, इसलिए आसान शर्तें लागू की जा गई थी ताकि अधिक से अधिक बाद में उद्योगों की स्थापना हो, बिजनेस को बढ़ावा जा सके, जिससे देश की आर्थिक स्थिति में क्या हो, सुधार हो। तो उदारीकरण का मतलब उद्योगों को आसानी से और आसान शर्तों के साथ लाइसेंस दिया जाए। निजीकरण का मतलब हो गया दोस्तों कि जो सार्वजनिक संस्थाएं हैं, उन सार्वजनिक संस्थाओं को छोड़कर जो निजी प्राइवेट संस्थाएं हैं, प्राइवेट जो उद्योग हैं, उनको बढ़ावा दिया जाए ताकि देश की आर्थिक स्थिति में क्या हो, सुधार हो सके। और वैश्वीकरण, जो पूरी दुनिया एक और ग्लोबलाइजेशन की तरफ बढ़ रही थी, उसी समय भारत भी इसकी शुरुआत कर देता है। और वैश्वीकरण का मतलब हो गया कि दुनिया की जो कंपनियां भारत में व्यापार करना चाहती है, उद्योग स्थापित करना चाहती है, उनके लिए शर्तें आसान की जाए ताकि वो भारत के अंदर अपनी कंपनियां स्थापित कर सके, बिजनेस को बढ़ा सके और इससे भारत का आर्थिक विकास हो सके। तो तीनों ही चीजें केवल और केवल देश की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए है, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। इसलिए इसको एलपीजी मॉडल, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण मॉडल कहा गया था। और ये क्यों किया गया था? केवल देश की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए किया जाता है। दोस्तों, पीवी नरसिम्हा राव है, इसको आर्थिक उदारवाद और वैश्वीकरण का जनक भी कहा जाता है। इस कारण क्योंकि इन्होंने एकदम, यानी आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब थी, उस इतनी खराब आर्थिक स्थिति को उभार कर लाना बड़ी मुश्किल होता है। पीवी नरसिम्हा राव ने ऐसा कर दिखाया था इस मॉडल के द्वारा। इसलिए पीवी नरसिम्हा राव जो है, इसको आर्थिक उदारवाद और वैश्वीकरण का जनक कहा जाता है। आर्थिक उदारवाद और वैश्वीकरण का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन आ जाएगी, आर्थिक उदारवाद वैश्वीकरण का जनक किसे माना गया है? तो पीवी नरसिम्हा राव को माना जाता है। इसके अलावा इसे भारतीय राजनीति का कौटिल्य भी कहा जाता है। भारतीय राजनीति का कौटिल्य किसे कहा जाता है? पीवी नरसिम्हा राव को ही कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों, पीवी नरसिम्हा राव के द्वारा एक नीति जारी की जाती है, लुक ईस्ट पॉलिसी। पूर्व की ओर देखो नीति, लुक ईस्ट पॉलिसी, यानी पूर्व की ओर देखो नीति। ये नीति भी किसके द्वारा जारी की जाती है? पीवी नरसिम्हा राव के द्वारा की जाती है। और इनके कार्यकाल में उस समय विदेश मंत्री थे इंदर कुमार गुजराल। इन्होंने ये लुक ईस्ट पॉलिसी यानी पूर्व की ओर देखो नीति जारी की थी। वह क्या था दोस्तों कि अब तक हमने पूरा ध्यान पश्चिम की ओर यानी वेस्ट की ओर लगा रखा था, यानी जो यूरोपियन कंट्री थी उनकी तरफ हम लगा रखा था। जबकि पीवी नरसिम्हा राव ने कहा कि अब हमें अपनी विदेश नीति को शिफ्ट करना चाहिए और दक्षिण एशिया के जो राष्ट्र है जिनको आसियान कंट्रीज कहते हैं उनकी तरफ हमें ध्यान देना
चाहिए। और इसी को लेकर के लुक ईस्ट पॉलिसी यानी पूर्व की ओर देखो नीति जारी की गई थी। क्योंकि आसियान जो कंट्रीज है वो कहाँ पड़ती है, एशिया महाद्वीप के दक्षिण पूर्व के अंदर ही आती है। इसके अलावा दोस्तों इन्होंने सन 1992 के अंदर यूएनओ के अंदर सबसे पहले भारत की स्थायी सदस्यता की मांग की थी। 1992 में यूएनओ में भारत की स्थायी सदस्यता की मांग, यानी यूएनओ के अंदर भारत की स्थायी सदस्यता की मांग पीवी नरसिम्हा राव के द्वारा ही की जाती है। इससे पहले जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने कभी भारत के स्थायी सदस्यता की मांग नहीं की थी कि भारत को भी यूएनओ का स्थायी सदस्य बनाया जाए। अभी तक भारत यानी 1992 तक भारत अस्थायी सदस्य ही था। तो इसकी स्थायी सदस्यता की मांग पीवी नरसिम्हा राव के द्वारा ही की जाती है। तो पीवी नरसिम्हा राव जो मिली जुली सरकार का कार्यकाल पूरा करने वाले पहले प्रधानमंत्री हैं। इनके द्वारा राव मनमोहन मॉडल, जिसको एलपीजी मॉडल, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण मॉडल कहा गया था, देश की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए ये मॉडल शुरू किया था। इन्हें आर्थिक उदारवाद और वैश्वीकरण का जनक कहा जाता है। इन्हें भारतीय राजनीति का कौटिल्य भी कहा जाता है, क्योंकि इनके द्वारा जो राजनीति की गई वो वास्तव में प्रशंसा लायक थी। और इन्हीं के द्वारा एक नीति जारी की जाती है, लुक ईस्ट पॉलिसी यानी पूर्व की ओर देखो नीति। और 1992 में इन्होंने सबसे पहले यूएनओ में भारत की स्थायी सदस्यता की मांग की थी। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं 1990 की ही दूसरी घटना है, तो 1992 की। 1992 के अंदर पीवी नरसिम्हा राव ने सबसे पहले इजराइल के साथ कूटनीतिक संबंध स्थापित किए थे। 1992 में इजराइल जो देश है उसके साथ कूटनीतिक संबंध स्थापित किए थे। तो क्वेश्चन आ जाए कि इजराइल के साथ कूटनीतिक संबंध स्थापित करने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन है? पीवी नरसिम्हा राव है, जिसने इजराइल के साथ कूटनीतिक संबंध स्थापित किए थे सन 1992 के अंदर। इसके बाद हम बात करें तो दोस्तों 1992 के अंदर इनके द्वारा 73वां और 74वां संविधान संशोधन किया जाता है। और इस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान संशोधन किया जाता है 1992 के अंदर 73वां और 74वां। इस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज और नगर निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। हालांकि 73वां और 74वां संविधान संशोधन 92 के अंदर पारित हो जाता है, लेकिन ये लागू कब होते हैं? 24 अप्रैल 1993 से ये पूरे भारत में लागू हो जाते हैं। तो जो 73वां और 74वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में, वो पीवी नरसिम्हा राव के द्वारा हुआ था, के कार्यकाल में हुआ था। और ये 24 अप्रैल 1993 से लागू हो जाता है। इससे पंचायती राज और नगर निकायों को संवैधानिक दर्जा मिल जाता है। अब देखिए, मैंने राजीव गांधी पढ़ाया था, उस समय बताया था कि जो 64वां और 65वां संविधान संशोधन विधेयक था, उसके प्रावधानों को ज्यों का त्यों पीवी नरसिम्हा राव के द्वारा पारित करवा दिया गया संसद के अंदर और इन्हें लागू
करवा दिया गया था। यानी 73वें 74वें संविधान में जो प्रावधान थे वो वैसे के वैसे कहाँ थे, 64वें और 65वें संविधान संशोधन विधेयक में थे। और ये कब आए थे, राजीव गांधी के समय लाए गए थे। इसलिए राजीव गांधी को आधुनिक पंचायती राज का जनक कहा जाता है। और पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा कब मिलता है, 1992 के अंदर 73वें 74वें संविधान संशोधन द्वारा। इसके बाद देखो दोस्तों, 1992 की ही एक घटना होती है। 6 दिसंबर सन 1992 के अंदर बाबरी मस्जिद विध्वंस कांड होता है। बाबरी मस्जिद विध्वंस कांड। बाबरी मस्जिद विध्वंस कांड कब हुआ था, 6 दिसंबर 1992 को होता है। यानी 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद जो है इसका ढांचा ढहा दिया गया था। और इसके बाद एक प्रकार से पूरे देश के अंदर सांप्रदायिक माहौल बन जाता है। और यहाँ से क्वेश्चन कैसे आएगा कि बाबरी मस्जिद विध्वंस कांड कब होता है, तो डेट बतानी है 6 दिसंबर 1992 को। यहाँ से महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये बनेगा कि इस बाबरी मस्जिद विध्वंस कांड की जांच किस आयोग को सौंपी गई थी, तो इसकी जांच लिब्राहन आयोग, किसको सौंपी गई थी, लिब्राहन आयोग था, उसको इसकी जांच सौंपी गई थी। इसको ध्यान में जरूर रखना, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आने की इसकी संभावना है कि बाबरी मस्जिद विध्वंस कांड की जांच किस आयोग को सौंपी गई थी, तो लिब्राहन आयोग को इसकी जांच सौंपी गई थी। और एक प्रकार से पूरे देश के अंदर सांप्रदायिक माहौल बन जाता है। तो जिन राज्यों के अंदर गैर कांग्रेसी सरकार थी उन राज्यों के अंदर इस सरकार में हटा दी गई थी और वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। तो हम जब राष्ट्रपति शासन पढ़ते हैं तो देखते हैं कि राजस्थान में 1992 के अंदर एक राष्ट्रपति शासन लगता है, उसका कांड यही था, बाबरी मस्जिद विध्वंस कांड। दोस्तों पीवी नरसिम्हा राव जो है, इन्होंने जो यूएनओ है, सॉरी WTO है, इसकी स्थापना में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और WTO की स्थापना आपको पता है कब हुई थी, सन 1995 के अंदर होती है। तो जब 1995 में WTO की स्थापना हुई थी उस समय पीवी नरसिम्हा राव ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और दोस्तों ये जो प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव है, इन पर बहुत सारे भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं और ये एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री भी हैं जिन पर सांसद रिश्वत कांड के भ्रष्टाचार में सर्वोच्च न्यायालय दोषी पाता है। इन पर एक आरोप लगा था सांसद रिश्वत कांड का, सांसद रिश्वत कांड, यानी इन पर आरोप ये था कि इन्होंने सांसदों को खरीद करके रिश्वत देकर के सरकार बनाई है। तो ये एकमात्र पीवी नरसिम्हा राव एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री है जिन पर सांसद रिश्वत कांड के भ्रष्टाचार में सुप्रीम कोर्ट ने इनको दोषी पाया था। तो इनके कार्यकाल में ये कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं। 1992 में इजराइल के साथ इन्होंने कूटनीतिक संबंध स्थापित किए थे और इसके बाद 1992 में 73वां 74वां संविधान संशोधन किया गया और उसके द्वारा पंचायती राज और नगर निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया जाता है और जो 24 अप्रैल 1993 से लागू होता है। 6 दिसंबर 1992 को इन्हीं के कार्यकाल में बाबरी मस्जिद का ढांचा ढहा दिया जाता है और पूरे देश में सांप्रदायिक माहौल बन जाता है और इस कांड की जो जांच है वो लिब्राहन आयोग को दी जाती है। पीवी नरसिम्हा राव ने जो 1995 में WTO की स्थापना हुई थी उसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और इन पर बहुत सारे आरोप लगते हैं जिनमें एक आरोप था सांसद रिश्वत कांड का और इस आरोप के अंदर
सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें दोषी ठहराया था। पीवी नरसिम्हा राव के बाद अगले जो प्रधानमंत्री बने वो बने थे अटल बिहारी वाजपेयी। नेक्स्ट प्रधानमंत्री कौन बने थे? अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी जो 1996 से 1996 तक ही रहते हैं, यानी इनकी सरकार मात्र 13 दिन चली थी। कितने दिन चली थी इनकी सरकार? मात्र 13 दिन चली थी। दोस्तों, अटल बिहारी वाजपेयी पहले पूर्णतः या विशुद्ध गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। यानी ये पहले पूर्णतः और विशुद्ध गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। इसको पूर्णतः और विशुद्ध गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री क्यों कहा जाता है? देखो दोस्तों, जब 96 में चुनाव हुए उस समय बीजेपी को सीटें मिलती हैं 161। कितनी सीटें? 161। और जो कांग्रेस थी उसको 140 सीटें मिली थी। यानी 1996 के चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी उभर कर आती है बीजेपी पार्टी। तो राष्ट्रपति के द्वारा बीजेपी को आमंत्रित किया जाता है सरकार बनाने के लिए, और बीजेपी के नेता अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री पद की शपथ ले लेते हैं और ये कहते हुए शपथ लेते हैं कि मैं बहुमत सिद्ध कर दूंगा। लेकिन वो बहुमत सिद्ध नहीं कर पाते हैं और 13 दिन के बाद इन्हें अपना त्याग पत्र देना पड़ा। इसलिए कहते हैं कि ये पूर्णतः और विशुद्ध गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री है। जब हम मोरारजी देसाई पढ़ रहे थे तब बताया था पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री। वो कांग्रेस से तो नहीं थे, लेकिन उन्होंने कई पार्टियों को मिलाकर के सरकार बनाई थी, जबकि अटल बिहारी वाजपेयी बीजेपी अकेले पार्टी के नेता थे और इन्होंने सरकार बनाई थी। लेकिन ये बहुमत सिद्ध नहीं कर पाने के कारण इनकी सरकार 13 दिन के बाद गिर गई थी। तो सबसे यानी पहले पूर्णतः या विशुद्ध गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री माने जाते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी। इसके बाद हम बात करें तो सबसे छोटे कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री, सबसे छोटे कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री, इनका सबसे छोटा कार्यकाल है मात्र 13 दिन का। हालांकि अटल बिहारी वाजपेयी 3 बार भारत के प्रधानमंत्री बने थे। पहले 13 दिन, अगली बार 13 माह और फिर अगली बार 4 साल के लिए देश के प्रधानमंत्री बने थे। तो अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में ये 2 चीजें मुख्य ध्यान में रखना है कि ये पूर्णतः या विशुद्ध गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री हैं और सबसे छोटे कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री। इसके बाद अगले प्रधानमंत्री बने एच.डी. देवगौड़ा। एच.डी. देवगौड़ा, इनके कार्यकाल की ज्यादा महत्वपूर्ण घटनाएं है भी नहीं, क्योंकि इनकी सरकार थोड़े समय के लिए थी। इनका कार्यकाल था सन 1996 से सन 1997। 1996 से 1997 तक एच.डी. देवगौड़ा प्रधानमंत्री रहते हैं। देखो दोस्तों, एच.डी. देवगौड़ा जो है वो संयुक्त मोर्चा गठबंधन से सरकार बना लेते हैं, लेकिन इनकी सरकार
काफी समय तक नहीं चल पाती है। और ये जब प्रधानमंत्री बने थे उससे पहले ये कर्नाटक के सीएम थे, कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे। यानी इनके बारे में कहा जाता है कि एच.डी. देवगौड़ा एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते समय कर्नाटक के सीएम भी थे। दोस्तों, ये कर्नाटक के सीएम थे, इन्हें दिल्ली बुलाया जाता है और इन्हें प्रधानमंत्री पद की शपथ दिला दी जाती है। इसके बाद ये वापस कर्नाटक जाकर के वहां के मुख्यमंत्री पद से त्याग पत्र देते हैं। तो एच.डी. देवगौड़ा एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते समय कर्नाटक के सीएम पद पर भी थे। यानी एकमात्र प्रधानमंत्री जो प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते समय कर्नाटक के सीएम भी थे। इसके बाद हम बात करें तो दोस्तों, जब प्रधानमंत्री पद की शपथ ली गई उस समय ये कर्नाटक के सीएम पद पर थे। और हमने पहले प्रधानमंत्री की योग्यता में ये भी पढ़ा था कि प्रधानमंत्री बनने के लिए संसद के किसी एक सदन का सदस्य होना जरूरी है। तो एच.डी. देवगौड़ा ने प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद कुछ महीनों के अंदर राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण कर ली थी। यानी ये राज्यसभा सदस्य के रूप में प्रधानमंत्री थे, राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण की थी। इनके कार्यकाल में ज्यादा महत्वपूर्ण घटनाएं हुई नहीं। 2 समझौते हुए थे, एक बांग्लादेश के साथ गंगा नदी को लेकर के और एक नेपाल के साथ महाकाली नदी को लेकर के। यानी इनके कार्यकाल में गंगा नदी समझौता हुआ था भारत और बांग्लादेश के मध्य, और महाकाली नदी समझौता हुआ था भारत और नेपाल के मध्य। इसके अलावा दोस्तों ध्यान रखना कि सीटीबीटी का विरोध करने वाले प्रधानमंत्री यानी एच.डी. देवगौड़ा जो है, इन्होंने सीटीबीटी जो संधि की गई थी, इस सीटीबीटी का काफी विरोध किया था। सीटीबीटी क्या थी? देखो, सीटीबीटी इसकी फुल फॉर्म होती है कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी। इसे हिंदी में कहते हैं व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि। क्या नाम है इसका? व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि, यानी सीटीबीटी संधि। ये हुई थी दोस्तों 24 अप्रैल 1996 के। कब हुई थी? 24 अप्रैल 1996 में हुई थी। इस संधि को या समझौता को इसे
इस संधि के द्वारा परमाणु परीक्षण पर प्रतिबंध लगाया गया था। और जब ये संधि हुई थी 24 अप्रैल 1996 में, उस समय इस संधि पर 71 देशों के द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे और अब तक इस पर कुल 178 देशों के द्वारा हस्ताक्षर किए जा चुके हैं। लेकिन भारत और पाकिस्तान दो ऐसे देश हैं जिन्होंने आज तक इस सीटीबीटी संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए। तो सीटीबीटी संधि का मुख्य उद्देश्य ये था कि विश्व के अंदर परमाणु परीक्षण पर प्रतिबंध लगाया जाए। इस संधि का एच.डी. देवेगौड़ा ने काफी विरोध किया था। तो एच.डी. देवेगौड़ा जो भारत के प्रधानमंत्री रहते हैं 1996 से 1997 तक, एकमात्र प्रधानमंत्री है जो प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते समय कर्नाटक के मुख्यमंत्री भी थे। इसके बाद इन्होंने राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण की थी। इनके कार्यकाल में 2 समझौते होते हैं, गंगा नदी समझौता भारत और बांग्लादेश के मध्य और महाकाली नदी समझौता भारत और नेपाल के मध्य। ये सीटीबीटी का विरोध करने वाले एकमात्र प्रधानमंत्री हैं। सीटीबीटी संधि यानी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि कब होती है? 24 अप्रैल 1996 को होती है। जब ये संधि हुई उस समय 71 देशों ने इस पर हस्ताक्षर किए थे और अब तक इस पर 178 देशों ने हस्ताक्षर कर दिए हैं। भारत पाकिस्तान ऐसे देश हैं जिसने सीटीबीटी पर आज तक हस्ताक्षर नहीं किए और इस सीटीबीटी संधि का मुख्य उद्देश्य था परमाणु परीक्षणों पर प्रतिबंध लगाना। इसका विरोध एच.डी. देवेगौड़ा के द्वारा किया जाता है। एच.डी. देवेगौड़ा के बाद अगले जो प्रधानमंत्री बने वो बने थे इंद्र कुमार गुजराल। अगले प्रधानमंत्री कौन बनते हैं? इंद्र कुमार गुजराल। और ये 1997 से 1998 तक रहते हैं। 11 माह इनकी सरकार चल पाती है, माह इनकी सरकार चली थी। और ये इंद्र कुमार गुजराल एच.डी. देवेगौड़ा की सरकार में विदेश मंत्री भी थे। दोस्तों, इंद्र कुमार गुजराल IFS यानी इंडियन फॉरेन सर्विस, भारतीय विदेश सेवा से निवृत्त एक अधिकारी थे जो बाद में प्रधानमंत्री बने थे। और प्रधानमंत्री बनने से पहले ये एच.डी. देवेगौड़ा की सरकार में विदेश मंत्री भी रहे थे। तो एच.डी. देवेगौड़ा की सरकार में विदेश मंत्री रहे थे। इसके अलावा बात करें तो भारतीय विदेश सेवा यानी IFS के सेवानिवृत्त अधिकारी थे। दोस्तों, इनके कार्यकाल की एक ही मुख्य घटना है और वो क्या है? इंद्र कुमार गुजराल ने अपने पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को सुधारने के लिए एक नीति जारी की थी और उस नीति का नाम था गुजराल सिद्धांत। क्या नाम था दोस्तों? गुजराल
सिद्धांत, यही इसके कार्यकाल की एक महत्वपूर्ण घटना है, इसको ध्यान रखना। इंद्र कुमार गुजराल ने अपने जो पड़ोसी देश थे उनके साथ संबंधों को सुधारने के लिए एक नीति जारी की जिसका नाम था गुजराल सिद्धांत। और इस गुजराल सिद्धांत में यह भी प्रावधान किया गया था कि दक्षिण एशिया का कोई भी देश अपनी भूमि का प्रयोग पड़ोसी देशों के विरुद्ध नहीं करेगा। इस प्रकार के ये प्रावधान थे। और आपको ये भी बता दूं कि जो नरेंद्र मोदी की नीति है, पहले पड़ोस की नीति, नरेंद्र मोदी जी की कौन सी नीति है? मोदी जी की कौन सी नीति है? पहले पड़ोस की नीति। मोदी जी की जो पहले पड़ोस की नीति है, ये नीति भी इस गुजराल सिद्धांत से काफी प्रभावित है। यानी मोदी जी की विदेश नीति गुजराल सिद्धांत से काफी प्रभावित है। तो इंद्र कुमार गुजराल के जो कार्यकाल के अंदर ज्यादा कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हुई नहीं थी। इनका कार्यकाल लंबा नहीं रहा था, 11 मई का इनका कार्यकाल था 1997 से 98 तक। जब ये प्रधानमंत्री बने उससे पहले ये एच.डी. देवगौड़ा की सरकार में विदेश मंत्री के पद पर रह चुके होते हैं। और उससे पहले ये भारतीय विदेश सेवा के एक सेवानिवृत्त अधिकारी भी होते हैं। इन्होंने अपने पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को सुधारने के लिए एक नीति जारी की जिसको गुजराल सिद्धांत कहा गया। और इसमें ये प्रावधान किया गया था कि दक्षिण एशिया का कोई राष्ट्र अपनी भूमि का प्रयोग पड़ोसी देश के विरुद्ध नहीं करेगा। और नरेंद्र मोदी जी की जो पहले पड़ोस की नीति है वो गुजराल सिद्धांत से काफी प्रभावित है। तो ये थे दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री। अगले जो अटल बिहारी वाजपेयी, डॉक्टर मनमोहन सिंह और श्री नरेंद्र मोदी जी, ये 3 प्रधानमंत्री बचे हैं जिन पर हम चर्चा नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।